नमस्कार। कृषि जगत से जुड़ी हुई ढेर सारी नई जानकारियां लेकर एक बार फिर हम आपके साथ हैं। स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। किसान भाई बहनों, हमारी कोशिश होती है कि हम मौसम के अनुकूल ही आपको कृषि संबंधी जानकारियां दें, ताकि आप सही समय पर सही फसल का उत्पादन करें और अधिकतम लाभ अर्जित कर सकें। और अब जैसे कि समय आने वाला है धान की फसल का, तो आज हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी देंगे धान की रोपाई और उसकी उन्नत किस्मों के विषय में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। 402 लाख गांठ कपास उत्पादन होने की संभावना। मार्केटिंग वर्ष 2014-15 में 27 लाख टन चीनी उत्पादन होने की संभावना। खाद्य मंत्री ने कहा, देश से गेहूं निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं। आम उत्पादन में 5 से 10% कमी आने की उम्मीद। और HHB 272 नामक बाजरा की नई हाइब्रिड वैरायटी तैयार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना सचदेवा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय कपास निगम यानी CCI के अनुसार इस सीजन 2014-15 में 402 लाख गांठ कपास उत्पादन होने की संभावना है। भारतीय कपास निगम यानी CCI के अनुसार इस सीजन 2014-15 में 402 लाख गांठ कपास उत्पादन होने की संभावना है। एक गांठ में 170 किलो कपास होती है। कपास की खपत के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। CCI के अनुसार वर्ष 2013-14 में 117.9 लाख गांठ कपास का निर्यात किया गया था। भारत में प्रति हेक्टेयर 645 किलो कपास का उत्पादन होता है। इस साल उत्पादन बेहतर होने से कपास के दामों में कमी आने की संभावना है। ऐसे में कपास उत्पादक किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने कपास विपणन सत्र 2014-15 में 110 लाख गांठ कपास की खरीद को मूल्य समर्थन देने का निर्णय किया है। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के अनुसार मार्केटिंग वर्ष 2014-15 में देश में 27 लाख टन चीनी उत्पादन होने की संभावना है, जो देश की खपत मांग से ज्यादा है। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन यानी ISMA के अनुसार मार्केटिंग वर्ष 2014-15 अक्टूबर से सितंबर में देश में 27 लाख टन चीनी उत्पादन होने की संभावना है। देश में चीनी की खपत करीब 24.8 लाख टन होती है। ऐसी दशा में चीनी उत्पादन बेहतर होने से चीनी के दामों में कमी बनी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में चीनी पर आयात शुल्क 25% से बढ़ाकर 40% करने और इथेनॉल पर एक्साइज ड्यूटी हटाने से चीनी मिलों को काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में इस बार चीनी के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस साल बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए कहा कि इस सीजन में सरकार देश से गेहूं निर्यात करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इस साल बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार देश से गेहूं निर्यात करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बारे में कहा है कि इस सीजन में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है और उत्पादन में 4 से 5% की गिरावट आई है। श्री पासवान ने कहा कि फसल वर्ष 2014-15 जुलाई से जून के दौरान देश में 95.76 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात न करने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम से देश में गेहूं के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से इस बार जहां अनाज वाली फसलें प्रभावित हुई हैं, वहीं आम की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। आम उत्पादन में 5 से 10% कमी आने की उम्मीद है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से इस बार आम की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंदरिया के अनुसार इस साल आम उत्पादन में 5 से 10% की कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस साल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में आम की फसल को नुकसान उठाना पड़ा है। आम उत्पादक किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई राज्य आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष से करने की कोशिश की जा रही है। श्री कुंदरिया ने कहा कि जहां पर 33% से अधिक का नुकसान हुआ है, वहां के किसानों को राहत प्रदान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में बेहतर उत्पादन की दृष्टि से HHB 272 नामक बाजरा की नई हाइब्रिड वैरायटी तैयार की है, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में बेहतर उत्पादन की दृष्टि से HHB 272 नामक बाजरा की नई हाइब्रिड किस्म तैयार की है। यह नई हाइब्रिड किस्म कई प्रमुख बीमारियों का मुकाबला करने में काफी सफल है। इस नई वैरायटी को सूखे खेतों में भी उगाया जा सकता है। यह 44.8 क्विंटल से 101 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देने में सक्षम है। इस नई वैरायटी से HHB 67 के मुकाबले करीब 30% अधिक पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड के कुछ इलाकों और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी उत्तर और केंद्रीय क्षेत्रों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की तेजी आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सूखा रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जियों के अलावा बेल वाली सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करें। अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ जानकारी। मंडियों में गेहूं की आवक तेज रहने से इसके दामों में कमी बने रहने के संकेत हैं। फ्लोर मिल वालों की मांग निकलने से इसके दामों में मामूली तेजी को बल मिला है। अरहर, मूंग और सोयाबीन के वायदा कारोबार में तेजी आने की संभावना है। घरेलू बाजार में खीरा, भिंडी, तुरई और खरबूजे व तरबूज की आपूर्ति में तेजी आने से इनके दामों में कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हमारे देश में धान की विभिन्न तरह की किस्में उपलब्ध हैं। तो कौन कौन सी हैं धान की ये किस्में और क्या है धान की रोपाई का सही तरीका और सही समय, इन सभी बातों की जानकारी लेते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। हमारी आज की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। आप में से बहुत सारे किसान भाई बहन इस वक्त धान की फसल की तैयारी कर रहे होंगे और हो सकता है कि आपके मन में इसे लेकर बहुत सारे सवाल भी हों। तो आपके उन सभी सवालों का जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे पास आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जो अध्यक्ष हैं आनुवंशिकी संभाग के पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली से। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो है वो मेरा यही रहेगा कि धान की जो कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए? किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, धान हमारे देश की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसकी खेती करीब 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है और 106 मिलियन टन चावल का उत्पादन प्रतिवर्ष हमारे देश में होता है। और गर्व की बात यह है कि भारत विश्व में चावल निर्यात के लिए विश्व में प्रथम स्थान रखता है। पिछले कुछ वर्षों में वियतनाम, थाईलैंड आदि देश प्रथम स्थान पर होते थे, लेकिन अब हम लोग विश्व में पहला स्थान चावल निर्यात में है।
हमारे देश में करीब 1,20,000 प्रजातियां धान की हैं जो हमारे जनन द्रव्य बैंक में संरक्षित की गई हैं, लेकिन किसानों के द्वारा जो प्रचलित किस्में हैं जो उगाई जा रही हैं वो करीब 200 के आसपास हैं और इनमें से 20-25 किस्में जो हैं उनकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अगर हम प्रमुख किस्मों की बात करें और हर क्षेत्र के आधार पर किस्मों का चुनाव करना बहुत आवश्यक है, तभी आप अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम शुरुआत करें बासमती की किस्मों से, जिसमें कि पूसा संस्थान का एक विशेष योगदान रहा है, तो बासमती की खेती करीब 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है और इसमें जो पारंपरिक किस्में थीं बासमती की, जैसे तरावड़ी बासमती, टाइप 3, बासमती 370 आदि, उनकी लंबाई काफ़ी होती थी, वो गिर जाती थी, पैदावार मुश्किल से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती थी। तो इन दुर्गुणों को दूर करके बासमती की गुणवत्ता को बौनी किस्मों में समाहित करने का काम पूसा संस्थान ने किया और जो हमारी पहली बौनी किस्म विश्व की थी पूसा बासमती 1 सन 1989 में किसानों को दी गई, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सन 2003 में पूसा संस्थान के द्वारा पूसा बासमती 1121 किस्म का विकास किया गया, जो कि इस समय करीब 1.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है और प्रति वर्ष बासमती चावल के निर्यात से हमें 33,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। तो 1121 किस्म किसानों के साथ बहुत प्रचलित है और इसने किसानों की दशा और दिशा दोनों को बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 2013 में एक और नई किस्म का विकास किया, पूसा बासमती 1509, जो कि 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये मुख्य विशेषताएं हैं इसकी, जबकि 1121 पककर तैयार होने में 145 दिन का समय लेती थी, लंबी होती थी, ऊंचाई उसकी गिर जाती थी, पैदावार भी थोड़ी कम होती थी। पूसा बासमती 1509 में हमने उसको बौनापन लाया है, उसके अंदर उसकी अवधि 120 दिन की हो गई है, पैदावार करीब 25 क्विंटल प्रति एकड़ होती है और साथ ही साथ इसमें पानी की बहुत बचत होती है। 25 दिन पहले पकने के कारण इसमें 6 से 7 सिंचाई कम देनी पड़ती है, जो कि अन्य किस्मों में ज़्यादा पानी लगता है। तो जो पानी की बचत आप 1509 की खेती से करते हैं, उससे आप गेहूं की खेती कर सकते हैं। और इस वर्ष विशेष रूप से मैं यह ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा किसानों का, अनुमान लगाया जा रहा है कि एल नीनो प्रभाव के कारण बरसात इस वर्ष शायद कम होगी। ऐसी परिस्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि जो कम अवधि की किस्में हैं, जो कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं, उनकी खेती करने में हमें फ़ायदा रहेगा, क्योंकि लंबी अवधि की किस्मों में अगर पानी की कमी होगी तो उसमें पैदावार निश्चित रूप से प्रभावित होगी। तो इस दृष्टिकोण से मैं यह सलाह दूंगा कि 1509 की खेती किसान बड़े पैमाने पर करें। इसके अतिरिक्त जो किस्में हैं उसमें पूसा बासमती 6 हमारी किस्म, जिसको पूसा 1401 के नाम से भी जानते हैं, यह किस्म सिरसा, फतेहाबाद और पंजाब के कुछ ज़िलों में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इसकी पैदावार करीब 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक होती है और अच्छी गुणवत्ता होती है। साथ ही साथ हमारी एक और किस्म है पूसा सुगंध 5, जिसकी खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और यह किस्म 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार करीब 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अभी पिछले वर्ष हम लोगों ने एक और नई किस्म का विकास किया है, पूसा सुगंध 5 का सुधार करके। पूसा सुगंध 5 में पत्ती का झुलसा रोग बीमारी आती थी, उस कमी को दूर करके हमने पूसा 1592 एक किस्म विकसित की है, जो इसका सुधरा हुआ रूप है, जिसमें पत्ती का झुलसा रोग बिल्कुल नहीं लगता है। यह किस्म अगले वर्ष किसानों को मिलेगी। इसके साथ ही हमने एक और किस्म पूसा 1612 का विकास किया। इस किस्म में झोंका रोग, जिसको ब्लास्ट की बीमारी कहते हैं, वो नहीं लगती है। इसकी अवधि भी सुगंध 5 जैसी होती है। तो जिन क्षेत्रों में सुगंध 5 की खेती की जाती थी, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आलू का क्षेत्र था, जहाँ पर धान लगाने के बाद लोग आलू लगाते थे, उन क्षेत्रों में पूसा 1612 की खेती आप करेंगे तो इसमें झोंका रोग की बीमारी नहीं लगेगी और पैदावार भी आपको ज़्यादा प्राप्त होगी। ये तो रही बासमती किस्मों की बात। कुछ और किस्में हैं, जैसे सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से विकसित इस किस्म CSR 30, जिसको यामिनी के नाम से जानते हैं। इस किस्म में जिन क्षेत्रों में जहाँ पर पानी में लवणता अधिक है, खारा पानी है, वहाँ पे इस किस्म की पैदावार अच्छी आती है।
जो मोटा धान होता है उसकी भी बहुत सारी किस्में हैं, तो हमारे किसान भाइयों को उसके बारे में आप कुछ बताएं। जी ज़रूर बताएंगे। जो हमारी मोटे धान की किस्में हैं और परमल समूह में जो किस्में आती हैं जिनका भी निर्यात में काफ़ी योगदान है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश से करीब 11 मिलियन टन चावल का निर्यात हो रहा है। बासमती का हिस्सा उसमें करीब 4 मिलियन टन है और बाकी 6 से 7 मिलियन टन गैर बासमती चावल निर्यात किया जाता है। तो इनमें जो प्रमुख किस्में, जैसे पंजाब की अगर हम बात करें तो पूसा 44 हमारे संस्थान के द्वारा विकसित किस्म है, PR 121 जो कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किस्म है, PR 124 ये भी काफ़ी अच्छी पाई गई है। हरियाणा में HKR 147 किस्म और PR 114 बड़े पैमाने पर खेती होती है। और अगर हम सूखा वाले क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे पानी कम होता है या उपराऊ भूमि में धान की खेती होती है, सीधी बिजाई के द्वारा होती है, वहाँ पे एक सहभागी धान किस्म विकसित की गई है जो कि सूखे में अच्छी तरह से हो जाती है। वंदना एक किस्म है, अंजलि किस्में हैं, ये किस्में विशेष रूप से सूखा क्षेत्रों में अच्छी तरह से होती हैं। बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी हाल में बहुत अच्छे अनुसंधान कार्य किए गए हैं, जिसमें हमारी जो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाने वाली किस्में जैसे स्वर्णा थी, संभा मसूरी थी, उनके अंदर अगर पानी मान लीजिए कि रुपाई के बाद 10 से 15 दिन तक खेत में ज़्यादा खड़ा होता है, पौध डूब जाती है, तो उसके अंदर ऐसे जीन डाले गए हैं कि स्वर्णा के अंदर इस जीन डालने की वजह से जो नई किस्म का विकास किया गया स्वर्णा सब-1, वह अगर 12 दिन तक खेत पानी से डूबा रहे और इसके बाद पानी जब हटता है तो ये पुनः पौधे जीवित हो जाते हैं और फसल पूरी तरह से नॉर्मल फसल पैदावार देती है। तो स्वर्णा सब-1 एक किस्म है। उसी तरह से संभा मसूरी में भी सब-1 जीन डाला गया है और साथ ही साथ संभा मसूरी जो किस्म जो कि गुणवत्ता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, इस किस्म में पत्ती के झुलसा रोग के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास करके इम्प्रूव्ड संभा मसूरी किस्म का विकास किया गया है, जिसमें पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो वहाँ पे ADT 43 या 43 और ASD 16 किस्में विशेष रूप से प्रचलित हैं। आंध्र प्रदेश में MTU 1010 MTU 1010 जो किस्म है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। और उसी तरह से CR 1009 एक किस्म है जो कि उड़ीसा में और तमिलनाडु में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और बिहार में अगर हम आएँ तो बिहार और झारखंड 2 राज्य जो हैं विशेष रूप से अग्रणी राज्य हैं शंकर धान की खेती के लिए। और शंकर धान में जो प्रमुख किस्में हैं उसमें PA 6444 6444 के नाम से प्रचलित किस्म है, PHB 71 PHB 71 के नाम से प्रचलित एक किस्म है जो कि काफ़ी प्रचलित है किसानों के साथ। तो ये मुख्य रूप से मोटे चावल की जो किस्में हैं जिनके बारे में आपको मैंने संक्षिप्त में बताया। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गई किस्मों की बात, बासमती की किस्में आपने हमें बता दी और मोटे धान की किस्में भी आपने हमें बता दी। अब जो हमारे किसान भाई हैं वो ये जानना चाहते हैं कि खेत की तैयारी किस तरीके से की जाए, पहली चीज़। उसके बाद बीज जो है उसका चुनाव किस तरह से किया जाए, बीज कहाँ से लिया जाए और उसको उपचारित किस तरीके से किया जाए। जहाँ तक किस्मों के विभिन्न किस्मों के बीज को प्राप्त करने का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा किसान भाइयों से अनुरोध है कि बीज किसी विश्वसनीय संस्था से ही प्राप्त करें। जैसे पूसा संस्थान में हमारा बीज उत्पादन इकाई है, हमारा किसान मेला मार्च के महीने में लगा था, उसमें हम लोगों ने धान का बीज दिया था और अभी भी हमारे सेल काउंटर पर सभी किस्मों का जिनकी मैंने चर्चा की बीज उपलब्ध है, यहाँ से आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा क्षेत्रीय केंद्र है करनाल में, जहाँ पर सभी धान की किस्मों का बीज उपलब्ध है जिनके बारे में हमने चर्चा की, वो बीज वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित जो किस्में हैं उनका बीज आप पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा के लिए जो किस्में हैं उनका बीज कौल में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का केंद्र है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा भी इन किस्मों का बीज प्राप्त किया जा सकता है। संकर किस्मों का प्रश्न जहाँ तक है तो इसमें विशेष रूप से निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं, उनसे इनका बीज प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसान भाई अपना खुद का बीज प्रयोग करना चाहते हैं जो अपनी फसल से बचाए हुए हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी संकर किस्मों में तो आप जानते हैं कि बीज हर वर्ष बदलना पड़ता है, लेकिन जो हमारी सामान्य किस्में हैं जैसे पूसा बासमती 1121 हुई, पूसा बासमती 1 हुई, PR श्रेणी की जो किस्में हैं, जो सामान्य किस्में हैं, इनका बीज अपनी फसल से प्राप्त बीज के अच्छी तरह से अगर देख रेख करें तो उसको भी बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले स्वस्थ बीज का
की छटाई करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो बीज आपने रखा है उसे नमक का घोल बना लें, और नमक का घोल बनाने के लिए 10% नमक का घोल, उसमें आप 1 किलो नमक 10 लीटर पानी में घोल दें। और घोलने के बाद बीज को, जैसे 1 एकड़ के लिए आपको 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है, उसमें प्लास्टिक का टब लेकर के उसमें पानी डालें, घोल बना करके बीज को डाल करके एक डंडे से हिलाएं। जो भारी बीज हैं वो निचली सतह पर बैठ जाएंगे और जो हल्के बीज हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। तो जो तैरते हुए बीज हैं उनको छान करके आप निकाल लीजिए, और नीचे जो भारी बैठे हुए बीज हैं उनको निकाल करके 2-3 बार साफ पानी से उनकी धुलाई कर लीजिए, ताकि नमक का असर उसके ऊपर से समाप्त हो जाए। अब इसके बाद इन बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जीवाणु जनित और फफूंद जनित बीमारियां हैं उनकी रोकथाम की जाती है। जो मुख्य बीमारियां हैं उसमें पत्ती का झुलसा रोग, उसी तरह से गुतान झुलसा या सीथ ब्लाइट, और झोंका रोग या ब्लास्ट की बीमारी ये प्रमुख रूप से आती हैं। इसके लिए आप 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, 10 ग्राम बावस्टिन ले लें और इसे 7-8 लीटर पानी में घोलकर और बीज को उसमें करीब 24 घंटे डुबो करके रखें, और 24 घंटे के बाद बीज को निकालें और उसको छाये में गीली बोरियों से ढक दें। दिन में 3-4 बार उसके ऊपर पानी छिड़कते रहें। अपने आप बीज अंकुरित हो जाते हैं। इन अंकुरित बीजों को फिर खेत में आप बिजाई कर सकते हैं। एक और बीमारी जो काफ़ी देखी जा रही है पिछले वर्षों से, खासकर पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1509 में, पूसा 1401 में भी, वह है बकाने की बीमारी, जिसमें कि कुछ पौधे विशेष रूप से लंबे हो जाते हैं और लंबे होने के बाद में चलकर सूख जाते हैं। इस तरह के पौधे पौधशाला में भी दिखते हैं। तो इसके लिए बीज का उपचार बहुत ही ज़रूरी है, और उपचारित बीज का अगर प्रयोग करेंगे तो बकाने के नियंत्रण पे भी आपको आसानी मिलेगी। और साथ ही साथ हम ये भी सुझाव देते हैं कि जब पौध उखाड़ने का समय, पौध तैयार हो जाए, करीब 25 दिन की पौध हो जाए, तो उससे 5-6 दिन पहले आप करीब 4 किलो बावस्टिन प्रति एकड़ की दर से रेत में मिला करके खेत में डाल दीजिए और फिर पानी लगा दीजिए। तो बावस्टिन जो फफूंद नाशी दवाई है, पौधों के जड़ों से होते हुए उनके शरीर में पहुंच जाएगी, और इससे जो बकाने बीमारी है उसके नियंत्रण में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस प्रकार से अगर आप बीज का उपचार करेंगे तो स्वस्थ बीज ही स्वस्थ फसल के मूल कारण होते हैं, आपको अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। रही जहाँ तक बात खेत की तैयारी की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस खेत में आपको धान की रोपाई करनी है उसमें हरी खाद का प्रयोग करें। और हरी खाद अगर हर वर्ष नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 वर्ष के अंतराल पर हरी खाद जरूर लगाएं। इससे करीब 20 से 25% नत्रजन की आवश्यकता जो है वो हरी खाद के द्वारा पूरी हो जाती है। इसके अलावे जो दूसरे पोषक तत्व हैं उसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटास तथा जिंक, जस्ता तत्व, ये प्रमुख तत्व हैं। तो डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी किसान ने कर ली, किस्म का चयन कर लिया, बीज का उपचार कर लिया, बिजाई का जो उपयुक्त समय है वो क्या है? जो हमारी लंबी अवधि की किस्में हैं, जो करीब 145 से लेकर के 155 दिन में पककर तैयार होती हैं, उनकी बिजाई का उपयुक्त समय 20 मई का है और उनकी रुपाई 15 जून से करें। जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब सरकार ने और हरियाणा सरकार ने भी धान की रुपाई के ऊपर 15 जून से पहले धान की रुपाई के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। तो उस बात को ध्यान में रखे हुए आप पौध इस तरह से बिजाई करें कि रुपाई के समय जैसे 10 या 15 जून के आसपास पौध की उम्र जो है 25 दिन की हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, 25 या 30 दिन की पौध की उम्र हो, जो लंबी अवधि की किस्में हैं। बासमती किस्मों की बात करें तो उनकी बिजाई आप जून के पहले पखवाड़े में, पूसा बासमती 1121 खासकर, और जहाँ तक 1509 का प्रश्न है, उसकी पौध की बिजाई जो है आप 20 जून से 25 जून के आसपास करें, और उसकी रुपाई जब पौध 25 दिन की उम्र हो जाए, करीब 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में करें, तो इससे आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। तो आमतौर पे 120 से 125 दिन में पककर जो तैयार होने वाली किस्में हैं, उनके पौध की बिजाई जून के पहले सप्ताह में करें, और जो अधिक दिन की फसलें हैं 150 दिन की, उनकी बिजाई आप 20 मई के आसपास कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आपने
चावल की फसल की पूरी तैयारी के बारे में जाना, किस किस तरह से आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं वो आपने जाना, तैयारी किस तरह से करनी है वो आपने जाना। तो इन सारी जानकारियों के साथ अब हम विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने इतनी कीमती जानकारी डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, धान की खेती से संबंधित हमारी आज की इस पेशकश में इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे कुछ और नई कृषि जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार। है उनके लिए ख़ास तौर से जो है वो किस्में विकसित की जा रही हैं। भविष्य की क्या संभावनाएं हैं धान की खेती में, और इसमें पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए क्या कुछ और चीज़ें की जा रही हैं, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं, चावल एक हमारे देश की और पूरे एशियाई मुल्कों की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि चावल के अंदर पोषक तत्वों के नाम पर सिर्फ इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसमें आयरन की कमी होती है, जिंक की कमी होती है, प्रोविटामिन ए, बीटा कैरोटीन जिससे कि विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में होता है, वो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है इसके अंदर। और जहाँ तक जस्ता और लोहा तत्व की बात है, वो अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत होता है तो वो भी जब हम राइस को मिलिंग करते हैं या पॉलिशिंग करते हैं तो उस समय निकल जाता है, क्योंकि वो ब्राउन लेयर में होता है। जो कण निकलता है उसके अंदर होता है, वो सब बाहर निकल जाता है। तो पौष्टिकता के दृष्टिकोण से चावल फिर काफ़ी एक तरह से इन्फीरियर अन्न हो जाता है। अब हमारा प्रयास ये है हमेशा कि किस तरह से हम चावल को संपूर्ण आहार के रूप में विकसित करें। ये हमारा मुख्य मुद्दा है अनुसंधान का आगे आने वाले वर्षों में। और एक बहुत बड़ी परियोजना चल रही है जिसमें कि चावल के अंदर हम जस्ता तत्व, लोहा तत्व और प्रोविटामिन ए को हम समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कई सारे केंद्र साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। काफ़ी सफलता भी हमको मिली है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में चावल एक संपूर्ण आहार के रूप में विकसित होगा। जी, तो चलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि चावल एक संपूर्ण आहार के तौर पर विकसित होगा। एक सवाल और पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि हमारे जो नौजवान किसान भाई हैं जो पहली बार चावल की खेती करना चाहते हैं, धान की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ सुझाव या क्या कुछ ख़ास टिप्स आप देना चाहेंगे? जहाँ तक नौजवानों के द्वारा धान की खेती का प्रश्न है, जितनी बातों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की, मोटा मोटी सारी प्रश्नों का उत्तर उसमें समाहित है। पहली बात, अच्छी किस्म का चुनाव, उपयुक्त समय पर बिजाई, सही ढंग से बीज का उपचार, ये करना ज़रूरी है। और इसमें जो अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं, कम खर्चे में होने वाली किस्में हैं, ऐसी किस्मों का चुनाव किसान भाई करें, जिनके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया हुआ है। और नौजवानों से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि वो जो अनुसंधान संस्थान हैं कृषि से संबंधित, चाहे वो पूसा संस्थान हो, चाहे देश में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो हों, उनसे जुड़ने का प्रयास करें। वैज्ञानिकों से सीधे जुड़ें तो उनको जो ताज़ा जानकारी है और उनके जो भी शंका हैं उनका समाधान आसानी से किया जा सकता है और इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आपने चावल की फसल की पूरी तैयारी के बारे में जाना, किस किस तरह से आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं वो आपने जाना, तैयारी किस तरह से करनी है वो आपने जाना। तो इन सारी जानकारियों के साथ अब हम विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने इतनी कीमती जानकारी डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, धान की खेती से संबंधित हमारी आज की इस पेशकश में इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।